गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपना जो लेसन नंबर 4 चल रहा था वो पिछला जो अपना पार्ट था उसमें कंप्लीट हो गया था। आज अपना जो पार्ट नंबर 6 है उस पार्ट नंबर 6 में इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, ठीक है, वो तो आप खुद सोल्व करना, ठीक है। जो आपके अनसोल्व क्वेश्चन हैं उनको मैं आज यहाँ पर आपको सोल्व करवाऊंगा। तो अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं जिनको आप बोलते हो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है, बुक के पीछे दे रखे हैं आपके वस्तुनिष्ठ पर्सन। तो वस्तुनिष्ठ पर्सन आज सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो अपना जो पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो सबसे पहले आप लिखोगे, या बुक है तो बुक को खोलो आप, बुक के अंदर लिखा हुआ है तो लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। तो गोलीय चालक की धारिता का मान किसके समानुपाती होता है? तो मैंने बताया था आपको, गोलीय चालक की धारिता थी C = 4πε0 और R। ये आई थी आपकी गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। तो किसके समानुपाती हो गया? आपका 4πε0 तो कांस्टेंट है और समानुपाती किसके हो गया? R के। तो आपका C इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया? R। तो इसके जो धारिता है वो R के समानुपाती होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो C इज प्रोपोर्शनल R। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम दे रखा है। तो इसमें 2 संधारित्र लग रहे हैं, नीचे भी इस प्रकार से 2 संधारित्र हैं। इस प्रकार से आपका बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है। तो A और B के मध्य आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये आपको दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, अगला आपको दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड और नीचे वाले दे रखे हैं 4 माइक्रोफेरेड और ये भी आपका 4 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से आपका सर्किट डायग्राम आपको दे रखा है। तो आपको इसके लिए A और B के मध्य क्या करना है? तुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ये ऊपर वाले जो संधारित्र देखोगे तो ये ऊपर वाले संधारित्र आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, नीचे वाले संधारित्र भी आपके क्या है? दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए आप तुल्य धारिता निकाल लो। तो ऊपर वाले के लिए आप निकालोगे, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए जो तुल्य धारिता अपनी आएगी 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट अपनी क्या आएगी? 1/3 + 1/6, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका आएगा 12। तो यहाँ पर 3 चौक 12 प्लस 6 दूनी 12, तो आपके पास 6 अपॉन क्या जाएगा? 12 है। तो ये अपना 1/2, ठीक है। इसका मतलब है आपका 1/C इक्विवेलेंट है, तो यह C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? उल्टा कर दो इसका, 2 माइक्रोफेरेड। ऊपर वाला अपना क्या आ गया? 2 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाला भी आप निकाल लो। तो नीचे वाला आएगा आपका वो भी C इक्विवेलेंट इक्वल टू अपना 1/। अब देखो
नीचे वाला श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं दोनों संधारित्र, तो श्रेणी क्रम के लिए और दोनों संधारित्र को जो धारिताएं हैं वो क्या है, बराबर हैं। तो दोनों संधारित्रों की धारिताएं बराबर है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपका इसके लिए जब आप तुल्य धारिता निकालते हो C इक्विवेलेंट, वो C अपॉन क्या होता है, n। यदि धारिताएं बराबर है तो धारिताएं दोनों बराबर हैं, तो C अपना क्या है 4 और n मतलब नंबर ऑफ आपके कैपेसिटर कितने हैं, ठीक है, संधारित्र कितने हैं। तो 2 संधारित्र हैं, तो 2 का इसमें क्या कर दो, भाग दे दो, तो कितनी आ जाएगी ये 2 माइक्रो फेरेड अपना ये नीचे वाले का आ जाएगा। ऊपर नीचे वाले का आ गया। अब इसका मतलब एक आपका संधारित्र ऊपर हो गया, एक आपका नीचे, और दोनों क्या हो गए अब समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। तो समांतर क्रम के लिए निकाल लो, समांतर क्रम के लिए आपका सी पैरेलल, ठीक है। तो ऊपर वाला अपना कितना आया भाई, ये भी अपना समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से ये 2 माइक्रोफेरेड और ये भी 2 माइक्रोफेरेड, तो आपका 2 + 2 ही रहेगा भाई, C1 + C2 + C3 इस प्रकार से आता है पैरेलल के लिए। तो 2 है आपके, तो यहां पर आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। ये आपकी क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी ए और बी के मध्य। जल्दी कैलकुलेट कर लो। हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, तुल्य धारिता आपके पास ए और बी के मध्य कितनी आ गई, 5 माइक्रोफेरेड आ गई, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि एक आवेशित, अगला क्वेश्चन है एक आवेशित संधारित्र की, अगला क्वेश्चन लिखो, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो यदि क्या होगा भाई, एक आवेशित आपका संधारित्र है, उनकी दोनों प्लेटों को आप क्या कर देते हो, एक तार से कनेक्टेड कर देते हो या उनको जोड़ देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कि आपके पास एक आवेशित संधारित्र है, ये आपका संधारित्र है आवेशित, इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस चार्ज, इतना ही, जितना प्लस आवेश होता है उतना ही क्या होता है, या इधर माइनस आवेश होता है। अब इनको दोनों प्लेटों को मैं क्या कर दूं, एक ये तार के द्वारा जोड़ दिया, तार से क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका धनावेश है वो पूरे के पूरे ऋणावेश को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, और आपका संधारित्र क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। यदि आप दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ देते हो तो उस कंडीशन में आपका संधारित्र क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। आंसर क्या होगा, संधारित्र निरावेशित
संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा यदि इसको तार से जोड़ देते हो तो आप। अगला अपना क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, वही है बिंदु ए और बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार का सर्किट डायग्राम दे रखा है एक। इस प्रकार का आपका सर्किट डायग्राम है और सब संधारित्रों की जो धारिता है वो 5 माइक्रोफेरेड है। इसकी 5 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 5 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 5 माइक्रोफेरेड है, इसकी भी 5 माइक्रोफेरेड और इसकी भी 5 माइक्रोफेरेड और इसकी भी 5 माइक्रो। सब संधारित्रों की धारिताएं समान है। तो आपको बिंदु ए और बी के मध्य क्या करना है, तुल्य धारिता कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये जो आपका सर्किट डायग्राम है इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये अपना ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र, ठीक है, और ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र, ये दोनों आपके क्या रहेंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है, और ये दोनों आपके क्या रहेंगे श्रेणी क्रम में। तो सॉरी, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में रहेंगे और ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में रहेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा इनके बीच में, यानी आपका जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये एक व्हाइट स्टोन सेतु का जो डायग्राम आता है उसकी तरह बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा ये डायग्राम अपना। ये एक बीच में है अपना, इधर अपना ये बिंदु ए है और इधर अपना ये बिंदु, इधर एक ये आपका धारित्र और ये बिंदु बी, ये मान लो बिंदु ई है और ये डी और ये आपका सी है। इस प्रकार से, और ये 5 माइक्रोफेरेड है, ये भी 5 माइक्रोफेरेड है और ये 5 माइक्रोफेरेड है, ये भी आपका 5 माइक्रोफेरेड है और ये भी आपका 5 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से इस डायग्राम को कर सकते हो। सेम ही वही बात है कि आपके ये दोनों संधारित्र हैं, ये वाले श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये दोनों आपके संधारित्र हैं, ठीक है, वो क्या है आपके श्रेणी क्रम में रहेंगे, ये वाला और ये वाला, तो ये आपके नीचे आ जाएंगे और ये आपका बीच वाला हो गया, ठीक है, उभयनिष्ठ है ये, तो ये उभयनिष्ठ, सबके उभयनिष्ठ आ गया, ठीक है, और ये आपका लास्ट वाला संधारित्र इधर आ गया। तो ए और बी के मध्य आपको क्या करनी है, तुल्य धारिता। तो इसको इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हो आप। अब देखो वही अपना डायग्राम है, लेकिन ये किसका डायग्राम बन गया, व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम बन गया। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि इसके देखो ये आपका जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन अवस्था में होने के लिए आपका जो ये डी और सी के मध्य का जो संधारित्र है वो क्या रहेगा, प्रभावहीन रहेगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करोगे आपका
वीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होने के कारण डीसी के मध्य का संधारित्र प्रभावहीन होगा। अब ये आपका संधारित्र क्या रहेगा, प्रभावहीन रहेगा। ठीक है, आगे आपका चैप्टर नंबर जब 5 पढ़ोगे उसमें आप व्हाइट स्टोन सेतु पढ़ोगे, वहां आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले इसका एक क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा कि ये प्रभावहीन क्यों होता है। ठीक है, अब देखो ये आपका प्रभावहीन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपके ये 5 माइक्रोफेरेड का ये और 5 माइक्रोफेरेड का ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। नीचे वाले ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो दोनों के लिए श्रेणी क्रम के लिए निकालो आप। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए आप तुल्यधारिता निकालोगे, यानी ए और ई के मध्य तुल्यधारिता। तो ए व ई के मध्य तुल्यधारिता, ए और ई के मध्य जो तुल्यधारिता अपनी रहेगी, ठीक है, वो क्या आएगी भाई, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए अपना क्या जाएगा, 5 × 5 अपॉन 5 + 5 और प्लस नीचे का भी ये आ जाएगा श्रेणी क्रम के लिए 5 × 5 और अपॉन क्या जाएगा 5 + 5, यही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों आप ये आपने श्रेणी क्रम के लिए सोल्व कर लिया, इसको ये श्रेणी क्रम के लिए सोल्व कर लिया, फिर दोनों क्या हो जाते हैं, समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो समांतर क्रम के लिए दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। समझ गए। तो यहां से आपकी जो तुल्यधारिता आएगी वो आपकी 25/10 + 25/10, तो ये आपका हो जाएगा 50/10। तो आपका क्या आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड, यानी ए और ई के मध्य की आपकी जो तुल्यधारिता है वो क्या आ जाएगी 5 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। तो आपको निकालना है ए और बी के मध्य। ठीक है, तो यहां पर आपके इसके श्रेणी में 5 माइक्रोफेरेड का एक और जुड़ गया ये। ठीक है, तो 5 माइक्रोफेरेड ये और 5 माइक्रोफेरेड ये, तो किसके दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो ए व बी के मध्य तुल्यधारिता, तो तुल्यधारिता आपकी सी इक्विवेलेंट हो जाएगी 5 × 5 और अपॉन 5 + 5, 5 आई आपकी ये। ठीक है, और 5 आगे वाली है ये। ठीक है, तो 5 × 5 अपॉन 5 + 5, तो आपके पास 25/10 और ये आपका आ जाएगा 2.5 माइक्रोफेरेड तुल्यधारिता ए और बी के मध्य। जल्दी कैलकुलेट कर लो, ए और बी के मध्य 2.5। ज्यादा देने वाली उसको ना वीडियो में लॉक करता है ना।
चलो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, नोट करो जल्दी। दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, 1:2, 1:2 है तो उनकी धारिताओं का अनुपात होगा, उनकी धारिताओं का अनुपात होगा। अब देखो दो गोले हैं, ठीक है, तो जैसे आपका गोला 1 है तो उसकी धारिता C1 इक्वल टू 4πε0 और ये आपकी R1। ठीक है, दूसरा अपना गोला है वो C2 और उसकी धारिता है 4πε0 और त्रिज्या है उसकी R2। अब C1 में मैं C2 का क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4πε0 और ये आपका R1 अपॉन 4πε0 और ये आपका R2। तो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका C1 अपॉन क्या जाएगा C2 और इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 आपको दे रखा है, ये रहा, यानी R1 अनुपात R2 दे रखा है आपको, ये रहा। तो ये मान आप यहां रख दो तो आपके पास C1 अपॉन C2 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो धारिताओं का अनुपात क्या जाएगा इसका 1/2, यानी जितने इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा उतना ही क्या होगा इनकी धारिताओं का अनुपात होगा। तो जल्दी सोल्व कर लो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट, चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है, सरकाया जाता है, सरकाया जाता है यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C हो तो नवीन धारिता
नवीनदारिता का मान होगा। देखो इस प्रकार से आपका एक संधारित्र है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही है। इस प्रकार से आपको एक संधारित्र दे रखा है, इस संधारित्र के आधे भाग में, यानी ये आधा भाग हो गया, इस आधे भाग में आपने क्या कर दिया, ये प्राविद्युत पदार्थ भर दिया। आधे भाग में क्या कर दिया, प्राविद्युत पदार्थ भर दिया आपने। ये आधे भाग में प्राविद्युत पदार्थ, जिसका प्राविद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर। प्राविद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर। अब देखो इनके मध्य की जो दूरी है वो क्या रहेगी, स्मॉल डी है तो स्मॉल डी ही रहेगी। अब देखो ये आपका जो संधारित्र है, ठीक है, यहां पर इसका आधा कर दिया आपने, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा, a/2, यानी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है आपका a/2 रहेगा, और इसका भी क्या रहेगा, a/2 रहेगा। तो आपको इसकी जो पहले की जो आपकी धारिता है वो c है, तो नवीन धारिता आपको इसकी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब नवीन धारिता आप निकालोगे तो जो आपका ये संधारित्र है, ठीक है, ये संधारित्र आपका समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके तुल्य कार्य कर रहा है। समांतर प्लेट संधारित्र की तरह कार्य कर रहा है कि आपका ये समांतर क्रम में जुड़ेंगे दो संधारित्र। उसकी तरह आपका पहले भी मैंने आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य था उसमें बताया था कि इस प्रकार से आप इसके लंबाई के लंबवत कोई क्या कर देते हो, कोई प्राविद्युत पदार्थ भर देते हो, तो वो संधारित्र क्या काम करता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के तुल्य कार्य करता है। तो ये संधारित्र क्या करेगा, समांतर प्लेट संधारित्र के तुल्य क्या करेगा, कार्य। तो इसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपने तुल्य धारिता निकाली थी, ठीक है। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी इसकी, तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट आपकी इसके लिए मैं C1 मान लेता हूं, प्लस इसे प्राविद्युत पदार्थ बढ़ दिया, इसके लिए मैं धारिता C2, ठीक है। तो यहां पर तो निर्वात में धारिता निकाली आपने A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। तो यहां से एक की जगह तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ हो गया, तो a/2, और ये आपका एप्सिलॉन नॉट और अपॉन क्या आ जाएगा, D। तो ये तो आपका इसके लिए आ गया C1, इसकी धारिता C1 है और इसकी C2 है। अब प्लस है C2, तो C2 इसके लिए प्राविद्युत पदार्थ आपने बढ़ दिया, तो आपका क्या जाएगा, जब आप समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य प्राविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर देते हो तो उसके लिए धारिता आपने पहले निकाली है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D आई थी आपकी। तो ये आपका एक की जगह तो क्या जाएगा, a/2, ये आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन क्या जाएगा, D। तो यहां से आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या जाएगा, 2D, और ये आपका A प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और अपॉन 2D। अब इसका कर लो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, और ये आपका 1 प्लस क्या बच गया, ये एप्सिलॉन आर बच गया। तो ये आपका A एप्सिलॉन नॉट और ये D, ठीक है, किसके बराबर हो गया भाई, जो पूर्व में आपकी धारिता है C क्या होती है आपकी, जब आपने इसमें प्राविद्युत पदार्थ नहीं भरा उस कंडीशन में इसकी धारिता C क्या होती है, C का मान A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आएगा जब आपने प्राविद्युत पदार्थ नहीं भरा। तो आप यहां रख सकते हो कि चूंकि आपका C इक्वल टू क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो इस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह क्या रख सकते हो, C रख सकते हो। तो आपका C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या जाएगा, C/2, और ये आपका 1 प्लस एप्सिलॉन आर। कर लो ये, तो इसकी C इक्विवेलेंट आ जाएगी।
हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो समान त्रिज्या, अगला क्वेश्चन लिखो, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें, समान आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता के तुलना में होगी। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता के तुलना में होगी। तो आपको बड़े बूंद की धारिता छोटे बूंद की तुलना में कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको समान त्रिज्या और समान आवेश की पारे की 8 बूंदें दे रखी हैं। ठीक है, और उन 8 बूंदों को जब आप एक जगह मिलाते हो तो एक आपकी बड़ी बूंद बनती है। तो उसके लिए आपको बड़ी बूंद की जो धारिता है वो छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी होगी ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम ये चीज मान सकते हैं कि माना बड़े बूंद, जो छोटी बूंद है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और जो बड़ी बूंद है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो ये मान सकते हो आप कि माना छोटे बूंदों की त्रिज्या स्मॉल आर व बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसलिए क्या करोगे आप, जो आपका एक जो बड़ी बूंद है उसका आयतन, इसलिए एक बड़ी बूंद का आयतन वो किसके बराबर होगा, आयतन 8 जो पारे की छोटी बूंदे उनके आयतन के बराबर होगा। तो 8 छोटी बूंदों का आयतन ये बराबर होगा। तो एक जो आपकी बड़ी बूंद है उसका आयतन, यानी आपकी जो पारे की बूंद है वो एक गोले के समान है। ठीक है, तो गोले का जो आपका आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या आपने क्या ली है, कैपिटल आर, तो इसके लिए आपका 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन तो ये हो जाएगा बड़ी बूंद का। और 8 है तो 8 छोटी बूंदों का 8 × 4/3 और ये आपका पाई और रेडियस है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्यूब। तो यहां से आपका 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 स्मॉल आर क्यूब। अब यहां पर आपका ये आर क्यूब है तो इसको मैं 2r और इसकी पावर 3 कर सकता हूं। तो पावर 3 से पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपका कैपिटल R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r। अब आपको क्या करना है कि आपके जो बड़ी बूंद है उसकी तुलना में आपकी छोटी बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता अपॉन छोटी बूंद की धारिता। तो बड़ी बूंद की धारिता में मान लेता हूं मेरी CF है और छोटी बूंद की धारिता CI है।
बड़ी बूंद की धारिता तो CF ले लेता हूं, छोटी बूंद की धारिता CI है, तो आपका CF अपॉन CI इक्वल टू, ठीक है। तो बड़ी बूंद की धारिता आपकी क्या रहेगी, गोला है, गोले की आपने धारिता निकाली है, तो इसकी धारिता आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका R अपॉन नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन स्मॉल r। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका CF अपॉन CI इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अब कैपिटल R की वैल्यू आपने इधर निकाल ली, 2R है, ठीक है। तो आपका इसी कैपिटल R की जगह 2R रख दो, तो 2R अपॉन स्मॉल r, तो स्मॉल r से स्मॉल r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका CF अपॉन CI इक्वल टू क्या बच जाएगा 2, और इस CI को इधर मल्टीप्लाई करें तो आपका CF इक्वल टू क्या आ जाएगा 2CI। यानी आपकी जो बड़ी बूंद की धारिता है वो छोटी बूंद की धारिता की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 2 गुनी होगी, तो कर लो इसको कैलकुलेट। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो जल्दी, लिखो क्वेश्चन नंबर 7, लिखो समान त्रिज्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, 7 तो ये है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 लिखो क्वेश्चन नंबर 8। एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता C है, एक संधारित्र की धारिता C है, इसे विभवांतर तक, इसे विभवांतर तक आवेशित किया गया है, इसे विभवांतर तक आवेशित किया गया है। यदि अब इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तो, प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तो ऊर्जा क्षय की मात्रा होगी, ऊर्जा क्षय की मात्रा होगी। तो ऊर्जा क्षय की मात्रा आपने निकाली है, ठीक है, वो कितनी आई थी 1/2 CV²। ऊर्जा क्षय की मात्रा आई थी हमारे पास, तो ऊर्जा क्षय की मात्रा हो जाएगी ऊर्जा क्षय आपका रहेगा 1/2 CV², ये रहेगा ऊर्जा क्षय इसका। तो लिख लो ऊर्जा क्षय इक्वल टू 1/2 CV², ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर नोट करो। यदि एक संधारित्र को कैपिटल क्यू आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है। आवेश दोगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा होगी अब देखो, एक आपका जो संधारित्र है उसको आवेश Q देने पर उसकी संग्रहित ऊर्जा क्या है? W। तो आवेश भाई संधारित्र को आवेशित करने पर आपने ऊर्जा निकाली है, वो आपकी आई थी W इक्वल टू क्या आई थी? 1/2 और Q²/C। संग्रहित ऊर्जा ये आई थी अपनी, ठीक है। तो W इक्वल टू आपकी Q आवेश देने पे तो संग्रहित ऊर्जा ये रहेगी। जब आप इस आवेश का मान क्या कर देते हो? डबल कर देते हो, यानी Q डैश इक्वल टू आपका क्या? 2Q। आवेश का मान डबल कर दिया तो उस कंडीशन में आपकी संग्रहित ऊर्जा W डैश मान लेते हैं, वो रहेगी अपनी 1/2 और ये आपका Q²/C, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? W डैश और Q डैश का मान क्या है? 2Q के बराबर है, तो आपका 1/2 ये आपका 2Q का होल स्क्वायर और अपॉन क्या जाएगा? C। तो यहां से आपका W डैश इक्वल टू 1/2 और ये आपका हो जाएगा 4Q²/C, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका W डैश इक्वल टू आ जाएगा 2Q²/, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको ऐसे रहने दो, इसको 4Q रख लो, 4Q²/2C, ठीक है। तो ये आपका Q²/2C किसके बराबर है? W के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या रख दो? W रख दो। तो आपका W डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4W। तो ये आपकी संग्रहित ऊर्जा हो जाएगी 4W के बराबर। कर लो यहां तक, जल्दी कैलकुलेट कर लो इसको, 4W। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, लिखो 3 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड के दो गोलों को क्रमशः 300 वोल्ट 300 वोल्ट व 500 वोल्ट तक आवेशित करे
जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो उभयनिष्ठ विभव होगा। तो अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था इस लेसन में आवेशों का पुनर्वितरण, तो उसमें आपने क्या क्या निकाला था, तुल्य सॉरी उभयनिष्ठ विभव निकाला था। तो जो अपना उभयनिष्ठ विभव होता है v इक्वल टू होता है C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आया था अपना उभयनिष्ठ विभव। C1 आपको दे रखा है कितना 3 माइक्रोफेरेड और C2 आपको दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और V1 आपको दे रखा है 300 वोल्ट और ये आपका V2 आपको दे रखा है 500 वोल्ट। ठीक है, सबका मान दे रखा है आपको, बस केवल ये उभयनिष्ठ विभव वाले फॉर्मूले में क्या करवाना है, पुटअप करवाना है और आपका क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ विभव कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, लिखो क्वेश्चन नंबर 11, एक आवेशित समांतर प्लेट, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू नॉट, कैपिटल यू नॉट है यदि एक एप्सिलॉन आर, यदि एक एप्सिलॉन आर प्रावैद्युतांक वाली, एप्सिलॉन आर प्रावैद्युतांक वाली पट्टिका, प्रावैद्युतांक वाली पट्टिका मध्य में रख दी जाए तो, मध्य में रख दी जाए तो, रख दी जाए तो नवीन स्थितिज ऊर्जा होगी, नवीन स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है अपना 11, एक आपको क्या दे रखा है, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, उसके मध्य जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी यू नॉट, यानी निर्वात में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो आती है आपकी, निकाला था आपने 1/2 और ये आपका Q² अपॉन C, यही आती है आपकी। अब यहां से देखो, या स्मॉल के लिए लेना इसको, एक ही बात है, स्मॉल Q² अपॉन C। अब जब आप संधारित्र की प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भर देते हो तो उसकी नवीन स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो आपकी UM, यानी माध्यम में आपकी स्थितिज ऊर्जा UM इक्वल टू 1/2 और ये आपका Q² अपॉन ये माध्यम में क्या आ जाएगी, आपकी विद्युत धारिता CM। ठीक है, तो जब आप समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भर देते हो तो उसकी धारिता है ये, तो वो आपकी धारिता हो जाएगी CM, और CM इक्वल टू आपके पास आया था एप्सिलॉन R और ये C। तो यहां CM की जगह आप क्या रख सकते हो, एप्सिलॉन RC, तो आपका UM इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ये Q² अपॉन एप्सिलॉन R और ये C। तो यहां पर देखो आपका Q² अपॉन 2C, तो Q² अपॉन 2C की जगह क्या रख सकते हो आप, U नॉट रख सकते हो। तो यहां से आपका UM इक्वल टू क्या हो जाएगा U नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, यानी
जब आप समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर देते हो तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए? यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। कर लो ये इसका सॉल्यूशन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नोट करो। लास्ट क्वेश्चन है अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चित्र में दिखाए गए परिपथ में, चित्र में दिखाए गए परिपथ में 4.5 माइक्रोफेरेड, 4.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करो, वाले संधारित्र पर विभवांतर ज्ञात करो। तो विभवांतर इस प्रकार से आपको डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर 4.5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, इस पर विभवांतर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये आपका 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है और आपका ये 6 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है। तो इस 4.5 माइक्रोफेरेड वाले संधारित्र पर आपको क्या करनी है, इसकी धारिता विभवांतर कैलकुलेट करना है इसका। तो इसका विभवांतर कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आवेश चाहिए, क्योंकि आपका C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ठीक है, तो Q इक्वल टू अपना होगा CV। ठीक है, अब यहां पर आपको C का मान तो दे रखा है 4.5 माइक्रोफेरेड, लेकिन V आपका ये कुल आवेश चाहिए आपको, विभवांतर चाहिए। तो V इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, विभवांतर चाहिए आपको, तो V इक्वल टू अपना हो जाएगा Q अपॉन C। ठीक है, तो ये आपको C तो दे रखा है इसका, लेकिन ये आपको Q नहीं दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, Q कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Q कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्या चाहिए, पहले तुल्यधारिता चाहिए इसकी। तो तुल्यधारिता निकालो आप। तुल्यधारिता क्या हो जाएगी इसकी, अब देखो ये दोनों आपके जो संधारित्र हैं वो क्या है, आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में आपकी जो धारिता रहेगी वो दोनों के योग के बराबर। तो इनको दोनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोफेरेड। तो ये ठीक है, फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो आपका 4.5 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड हो जाएंगे। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए जो आपकी तुल्यधारिता आएगी C
इक्वल टू 4.5 इंटू 9 अपॉन 4.5 प्लस 9, इस प्रकार से आ जाएगी इसकी धारिता। तो यहां पर कर लो इसका 9 पंजो 45 और ये आपका 9 चौका 36, 36 ये 40, तो ये आपका, और नीचे आपका आ जाएगा 13.5, इस प्रकार से आ जाएगा ये अपना। तो अब ये एक पॉइंट से अपना एक पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। तो आपके पास C इक्वल टू 135। अब 405 में 135 का क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास जब डिवाइड करोगे, जब 135 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास कितने आते हैं, 405 आ जाते हैं। इसका मतलब 135 का इसमें 3 बार डिवाइड हो गया, तो आपके पास आ जाएगा ये 3 माइक्रोफेरेड। तुल्यधारिता आपकी C क्या आ जाएगी, इसकी 3 माइक्रोफेरेड आ गई, ठीक है। अब आपको आवेश चाहिए, तो कुल आवेश आपका Q, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C और V। तो C आपका आ गया 3 माइक्रोफेरेड, तो ये Q इक्वल टू 3 इंटू V आपको कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की ये बैटरी लगाई गई है, तो ये आपका 12, तो 12 36 कुलाम अपना क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा इसका। सॉरी, ये माइक्रो में है तो माइक्रो कुलाम में करो इसको, माइक्रो कुलाम। अब क्यों आपके पास आ गया, और निकालना क्या है, इस संधारित्र पर आपको विभवांतर निकालना है। तो इस पर विभवांतर निकालने के लिए आपका V इक्वल टू कितना, Q का मान है आपके पास 36 अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा इसका C, तो C अपना 4.5 कर लो। ये पॉइंट यहां से उठाओ, और V इक्वल टू अपना आ जाएगा, ऊपर 1 0 लगा दो, और ये 45 से इसका डिवाइडेशन कर दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका विभवांतर आ जाएगा इस संधारित्र पर। तो विभवांतर अपना हो जाएगा 8 वोल्ट, या इसका क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा इस संधारित्र पर 8 वोल्ट का विभवांतर। जल्दी इसको कर लो। तो हो गया अपना ये। तो इस प्रकार से अपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आपके दे रखे हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, आगे आपके दे रखे हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। तो उनमें भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर, बाकी थ्योरेटिकल है वो तो आप कर लोगे। 2-4 न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो सोल्व करते हैं। देखिए अति लघुरात्मक प्रश्न। तो अति लघुरात्मक प्रश्न में आपको
एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है तिलग्रात्मक में, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर, पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? अब देखो, पृथ्वी को आप क्या मान रहे हो? एक गोले के समान मान रहे हो, तो गोले की आपने धारिता निकाली है, ठीक है। तो जो गोले की धारिता होती है आपकी C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका R। तो R आपकी क्या होगी? पृथ्वी की रेडियस, ठीक है। और जो पृथ्वी की रेडियस होती है R इक्वल टू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। तो यहाँ से R का मान यानी पृथ्वी की त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ से आप C इक्वल टू कर सकते हो इसको R, ठीक है। ये आपका जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इस प्रकार से लिख सकते हो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वापस ऊपर चला जाएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान के बराबर होता है। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? R अपॉन के का मान आप सब जानते हो कि के अपना होता है 9 इंटू 10⁻9। तो इसकी जगह आपका ये आ जाएगा। तो आपके पास C इक्वल टू R का मान है 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन के का मान रख दो 9 इंटू 10⁻9। तो इसका जब आप क्या करोगे? सॉल्यूशन करोगे, तो आपके पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफेरेड। जो पृथ्वी की धारिता रहेगी वो इतनी रहेगी, 711 माइक्रोफेरेड। कर लो इसको जल्दी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और आपको दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 अतिलघुरात्मक में दे रखा है आपको। क्वेश्चन सभी आपको पढ़ने हैं घर पे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 अतिलघुरात्मक। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 15, एक समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। यदि d/2 मोटाई की कोई धात्विक प्लेट, मोटाई की कोई धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको मैंने थ्योरी में करवाया था कि आप समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से कोई प्राविद्युत पदार्थ भर देते हो तो उसके लिए आपकी धारिता, ठीक है। तो उसके लिए जो आपकी धारिता आई थी, आंशिक रूप से आप भरते हो तो उसके लिए A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D -
टी। जब आंशिक रूप से आप कोई संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई क्या बढ़ देते हो, कोई पराविद्युत पदार्थ बढ़ देते हो, तो इसमें क्या कर रहा है, ये एक d/2 मोटाई की क्या कर रहा है, धात्विक प्लेट रख रहा है। ठीक है, d/2 मोटाई की क्या रख रहा है, धात्विक प्लेट। तो इस टी की जगह अपना क्या जाएगा, d/t। टी का मतलब क्या है, यहाँ पर मोटाई आपको दे रखे d/2, तो यहां से आपका Cm इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस d/2। तो यहां इसका एलसीएम लेके कर लेना, तो Cm इक्वल टू आपके पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और इसका जब एलसीएम आप लेओगे तो आपके पास आ जाएगा d/2। तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका 2A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन d। ठीक है, तो ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की क्या आ गई, धारिता, जो आप सब जानते हो कि चूंकि C इक्वल टू क्या होता है आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो आपका Cm माध्यम में जो आपकी धारिता रहेगी वो आपकी आ जाएगी, इसकी जगह C रख दो तो 2C के बराबर, यानी इसकी धारिता क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब आप प्लेट रखते हो तो उससे के कारण इसकी धारिता क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2C के बराबर। कर लो यहां तक। तो ये अपने 2 अच्छे कोई अतिलघुरात्मक क्वेश्चन दे रखे थे, वो मैंने सोल्व करवा दिए। अब आगे लास्ट में आपको दे रखे हैं आंकिक प्रश्न, लास्ट वाले आंकिक प्रश्न। तो लास्ट में है आपके आंकिक प्रश्न, ये भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न फर्स्ट नोट करो आप। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफेरड, चालक की धारिता 1 पिकोफेरड है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो आपका गोलाकार जो आपका चालक होता है, उस गोलाकार चालक की धारिता आप सबने निकाली है, वो है आपकी C। ठीक है, और C इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1 पिको फेरड। ठीक है, पिको का मतलब है 10 की पावर -12, तो इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻12 फेरड, इसकी क्या रहेगी, धारिता रहेगी। ठीक है, तो जो गोलाकार जो आपका चालक है उसकी धारिता होती है 4πε0, और ये आपका R। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है R, तो ये R कैलकुलेट करना है आपको। तो आपका R इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/4πε0। ठीक है, तो यहां से R इक्वल टू अपना C के जगह देखो, C है अपना, तो ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहां पर 1/4πε0, इसका मतलब क्या होता है, विद्युत स्थिरांक है ये K। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा KC। ठीक है,
अब R इक्वल टू के का मान अपने पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू ये C आपको दे रखा है, ठीक है। C इक्वल टू आपको दे रखा है 1 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लो आप और आंसर आ जाएंगे अपने आप। कैलकुलेशन जब आप करोगे तो यहां पर देखो 9 से इसकी पावर 9 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, और आपके पास R इक्वल टू बच जाएगा 9 इंटू ये 10⁻3, ठीक है। अब मीटर आ गई इसकी त्रिज्या। अब 10 की पावर यहां पर -3 है, इसका मतलब होता है मिली, 1 मिली के बराबर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो R इक्वल टू 9 मिलीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, 9 मिलीमीटर रहेगी। कर लो जल्दी इसको यहां तक। चलो अब अगला अंकी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो। देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 100 सेमी स्क्वायर, 100 सेमी स्क्वायर तथा दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपको दे रखी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम, 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान कितना होगा, आवेश का मान कितना होगा। अब देखो एक आपको समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में आपने परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला है, वो आपका E इक्वल टू आपने निकाला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहां पर चूंकि आप सब जानते हो सिग्मा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है और वो होता है आपका Q अपॉन A, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा की जगह मैं Q अपॉन A रखूं तो E इक्वल टू मेरा हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश निकालना है। तो ये A एप्सिलॉन नोट इधर E की तरफ मल्टीप्लाई करो तो आपका Q इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट और ये आपका E, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन में E भी दे रखा है, ये आपका E है और ये आपका A है, ठीक है। दोनों आपको वैल्यू दे रखी है। और एप्सिलॉन नोट आप सब जानते हो, ठीक है। एप्सिलॉन नोट आपका होता है निर्वात की विद्युतशीलता और वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखो आपको ये सेमी में दे रखी है, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 इंटू 10 की पावर, क्यों मीटर ये सेमी स्क्वायर है तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा मीटर।
तो ये सब वैल्यू आप जब इसमें पुटअप कराओगे तो आपके पास Q इक्वल टू ए का मान है 100 इंटू 10⁻⁴ इंटू 100 इंटू 8.85 इंटू 100 की पावर आपके पास -12 है। कर लो इसका कैलकुलेशन कर लो इसका। जब आप कैलकुलेशन करोगे देखो ये आपका 100 है, ये 100 है, तो इसका मतलब 10 की पावर क्या हो गया 4 हो गया, और यहां पर 10 की पावर क्या दे रखा है -4। तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। तो इतना आवेश आएगा एक प्लेट पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम, ये आवेश आ जाएगा इसके ऊपर। प्रत्येक प्लेट पर इतना आवेश आएगा। जल्दी इसको नोट कर लो। चलो ये अपना आंकिक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे जो आपके 15 अंक के क्वेश्चन दे रखे हैं, आगे के जो अंकिक क्वेश्चन रहेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज अपना इतना ही रहेगा। धन्यवाद।